आर्किटेक्ट करने का मोटिव क्या था? Motivation was again to do something which could be a breakthrough in regularly what I'm doing. इन्वेस्ट करने से पहले आप क्या देखते हैं? See, every business requires three primary things that I would say. One is, second is entire story, and third is when it. But more important is, does he have a resilience to be in the market? एक कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान. Three basic things. What is next that you would like to do? जैसे शून्य क्या होता है? तो शून्य से लाइफ शुरू होती है. शून्य इज अ प्लेस ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. अगेन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था. तो सर आपका जो वेंचर है उसको आगे कहाँ देखते हैं आप? डाउन द लाइन ऑफ द 5 ईयर 10 ईयर क्या विजन है उसका और कहाँ तक लेके जाना है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से कामयाबी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत गुप्ता। इस सीरीज में हम हमेशा आपको उन शख्सियतों से मिलवाते हैं जिन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिनकी जर्नी डिजाइन से शुरू होकर स्टार्टअप मेंटरशिप और एंजल इन्वेस्टिंग तक पहुंची। मिलिए संजय सोनी जी से इनोवेशन, क्रिएटिविटी, डिजाइन और एंटरप्रेन्योरशिप का अद्भुत संगम। अवार्ड विनिंग एग्जीबिट आर्किटेक्ट, टूरिज्म मार्केटिंग एंड पीआर स्पेशलिस्ट, मेंटर और एंजल इन्वेस्टर। आर्किटेक्चर की पढ़ाई के बाद संजय जी एग्जीबिट डिजाइन, टूरिज्म ब्रांडिंग और एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के क्षेत्र में 30 से ज्यादा सालों का अनुभव ले चुके हैं और आज इनक्रेडिबल डिजाइन, कॉलअप थेरेपी एंड सुनाया वेलनेस के जरिए डिजाइन लेड स्टार्टअप को विजन से एग्जीक्यूशन तक के सफर में सपोर्ट कर रहे हैं। इस एपिसोड में आप और हम जानेंगे ब्रांड आर्किटेक्चर और डिजाइन थिंकिंग का असली मतलब क्या है, टूरिज्म और इवेंट के जरिए ग्लोबल ब्रांडिंग कैसे की जाती है और एंजल इन्वेस्टर के रूप में वो किन स्टार्टअप को चुनते हैं और क्यों। दोस्तों, ये एपिसोड मेरे साथ को होस्ट करेंगे मुकेश सिंगला जी, जो कि एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल है और एक स्टार्टअप किस प्रकार अपनी सही वैल्यूएशन पे पहुंच सकता है इस बात की गहरी समझ रखते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बातचीत संजय सोनी जी के साथ। तो संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। I did clear my 12th standard at a pretty high percentage, but I chose to do architecture. That was 1984. स्पेसिफिक रीजन है आर्किटेक्ट को चूज करने का? Yes, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि engineering medicine was too complicated for me to study for. This is something which is a mix between sciences and art put together. So that's the one reason of selecting architecture. आर्किटेक्ट करने का मोटिव क्या था? Motivation was again to do something which could be a breakthrough in regularly what I'm doing and what my everybody else around me was doing. So important was कि क्या मैं अपनी नीश ढूंढ सकता हूँ, क्या मैं सबसे अलग हट के कुछ कर पाऊंगा. So that was the intention. तो आर्किटेक्ट करने के बाद क्या किया आपने? By the time fourth year happened, I realized this is not what I'm supposed to do. एक अजीब सा रियलाइजेशन था कि क्या मैं गलत कॉलेज में हूँ या मैं गलत पढ़ रहा हूँ या मुझे गलत पढ़ाया जा रहा है. Suddenly I had this opportunity to one day to continue my internship on a very interesting project of in Moscow, ओके। which was Festival of India closing ceremony था, and I was in Moscow 45 days. And it was exposure to a different kind of a culture, a very different level of aesthetics, which I got trained in. आर्किटेक्ट में तो होता क्या ना, आपको बिल्डिंग डिजाइन करना है, स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। This is what is understood by most teaching faculty and the students and the audience when you see this. बिल्कुल। Correct? This is what I broke as a learning. I chose to do something. I created a term called brand architecture. ओके। सपोज आपको घर बनवाना है और बिल्कुल। मैं आर्किटेक्ट हूँ, मुझे आप बुलाते हैं. मेरे पास दो ऑप्शंस है कि मैं आपको ये पूछूं आपको घर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है
दूसरा मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप कौन हैं? आपका एसेंस क्या है? आप इस व्हाट डू यू रियली वांट टू गेट इनटू दिस हाउस? व्हाट विल मेक दिस हाउस डिफरेंट फॉर यू देन अ शर्मा जी लिविंग नेक्स्ट डोर? दैट्स योर ब्रांड. So I got into something called brand architecture. कैसे उसको हेल्प करते हैं? एनालाइज करना शुरू करता हूँ अगेंस्ट ऑल स्टेजेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर बिहाइंड इट, विच इज़ ये इनका रीज़न है, ये इनका विजन है, ये इनका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे ये आगे करेंगे. यहाँ पर ये गलत सोच रहे हैं, इनसे नहीं हो पाएगा दिस एंटायर थिंग बिकॉज इट्स अ विश लिस्ट. फिर मैं आपके साथ में बैठ के उस एनालिसिस का एक रिजल्ट आपसे हम शेयर करते हैं कि उसके अंदर ये होता है कि दिस इज डूएबल्स, दिस इज योर विश लिस्ट. सो वी हैव टू फाइंड वेज ऑफ स्ट्रक्चर, इंगेजमेंट, आउटकम जो सबसे डिफरेंट और सबसे अलग दिख रहा हो. बेसिकली जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं वो भी ऐसा ही प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं वो ब्रांड आर्किटेक्टर है, वो बोलते हैं वास्तु कंसल्टेंट है. तो दोनों सेम हैं या अलग हैं? क्या डिफरेंस है दोनों में? नो, मैं तो आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम वास्तु कंसल्टेंट बिकॉज वास्तु इज समथिंग डू विद बिल्ट आर्किटेक्चर एंड एनर्जी स्पेसेस. Vastu is a science about creating energy spaces in built form, which is home, which could be city, which could be whatever. It is also based on scientific analysis of the space and the people who live in that space. See, analysis तो वही रहेगा ना. वास्तु भी डिज़ाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल ही पर ही बेस्ड है. डिज़ाइन थिंकिंग एक नया शब्द था जो 80s में कभी लॉन्च किया गया था. वास्तु थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चल रहा है. See, it's a repackaging of understanding a problem, correct? जहाँ पर भी आपने किसी चीज़ को ज़ीरो से क्रिएट करना है, शून्य से क्रिएट करना होगा, उस पॉइंट को आपको उसी तरीके से समझना पड़ेगा कि ये कंसीव कहाँ से हुई थी, इसका प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट क्या था. हम भी वही बात कर रहे हैं. वास्तु में वो ये समझना चाह रहे हैं कि आपको अगर ये रंग चाहिए किसी एक कारण से, या आप क्योंकि उसमें तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग तो क्लियरली डिफाइंड है. इट्स एक्चुअली लाइक अ फुल चेकलिस्ट. अगर आपको इस कारण से आपको एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे. इट्स समथिंग गॉट टू डू वेरी स्ट्रांगली डू विद यू एंड योर रिलेशन विद द एनवायरनमेंट अराउंड यू. दैट इज व्हाट वास्तु इज ऑल अबाउट. तो ये अब आप नॉर्मली हर मतलब इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग करते हैं इसके लिए? Yeah, it's a, in 2008 I moved on from my existing family business to form a pure design consultancy services to execution also by the name Incredible Design. इंक्रेडिबल डिज़ाइन में आप सिर्फ ब्रांड आर्किटेक्चर का काम करते हैं या और भी कुछ अलाइड सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट हैं? Incredible Design gives you does a full service from brand architecture to execution. So we will help you right from creating your identification to your implementation of all layers of brand architecture, right from your communication to digital media to exhibitions to marketing to PR. What all would go into a brand build for a it could be a startup, it could be a running company, it could be an established tourism board, it could be a country branding for example. आप ब्रांड आर्किटेक्चर के अलावा भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, तो कैसे आप एक स्टार्टअप की हेल्प करते हैं? I'm not officially or professionally giving my services for startups. It's just happened that there are some startups that I ended up mentoring and which I've done, I would say decently well in the market. तो सर ये बताइए, जैसे आप स्टार्टअप्स को मेंटर कर रहे हैं और आप ब्रांड आर्किटेक्चर का भी काम कर रहे हैं, तो जो डिज़ाइन लेड स्टार्टअप्स हैं उनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं आज की डेट में? डिज़ाइन लेड स्टार्टअप हमेशा ही चैलेंजिंग रहा है उसका पाथ. सबसे बड़ी बात कि एक तो वो ब्रेक थ्रू कर रहा है एग्जिस्टिंग सिनेरियो में. डिज़ाइन प्रोफेशनल का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आई एम हियर टू डू व्हाट. सो फर्स्ट ही स्टार्ट्स विद
there's something called reticular activating system, which is different than how you manifest anything in your business setup. Reticular activating system is about how do you activate your subconscious to think about something. It's a design practice when you set up something or you bring something on board out. So the question is, am I going to do something that I'm doing regular? Or I want to do something path breaking. जब मैं path breaking करना चाहता हूँ, I will identify people who can stop me from doing it. Or a path of a design-led startup is very tough because there is nothing today which has not been designed. And there is nothing today in a global scenario, in the age of AI, in the age of ChatGPT, there is nothing that has not been created. And nothing that is speed of lightning. You're only dependent on your thought now, which is dependent on the internet speed at your desktop. नहीं तो सब कुछ available है आपके पास. How do you create new stuff? So design-led startup has to be one original. Still, then he has to show extreme resilience for the market. There will be huge opposition, but you have to be there, and you have to stay in the market for as long as time. I would say till your competitors have fallen back. So that's the ability of a design-led startup to be standing there. जैसे आपने बताया एआई का यूज़ हम देखते हैं डिज़ाइन में या हर इंडस्ट्री में हो रहा है, तो मतलब आपको नहीं लगता कि भी एआई सभी लोग अब एआई से पूछ के अपना डिज़ाइन करना है और करना है, वो सारी चीज़ें मतलब एक फाउंडर अपने आप ही कर सकता है अपने एआई की हेल्प से? जरूर कर सकता है. तो See, एक प्रोफेशनल से वो कैसे मतलब we are just living in an age of transformation. एक समय जब रेनेसां हो रहा था तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्री आ गई थी, तो जिस तरीके से न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा था वो दूसरे तरीके से प्रिंट होना शुरू हो गया. Slowly society accepted it and transformed, and it kept happening. AI should not be, I would say, intimidating factor for any design startup. As a design professional, one is trained to ask different questions, जो एक normal founder नहीं सीख पाता है, कर पाता है. Because जहाँ मैं वही कहता हूँ कि डिज़ाइन थिंकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है डिज़ाइन लेड प्रोफेशन में. अब जो मैं क्वेश्चन एआई से पूछ सकता हूँ वो आप नहीं पूछ पाएंगे इन माय फील्ड. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो मैं ये नहीं पूछ पाऊंगा कि रिटर्न कैसे फाइल की जाती है. करेक्ट? एआई उसी का आंसर करेगा. वो जवाब भी दे देगा तो आपको समझ नहीं मुझे नहीं समझ आएगा. सो देयर इज ऑलवेज अ स्पेस फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स who are analyzing problems differently. So AI only helps you analyze a problem, deliver faster results, but then you learn from it and you produce something else. AI one day will be more intelligent, but one day कब है? कल है कि बहुत सारी सेंचुरीज के बाद है, वो हमें नहीं मालूम. तो सर ये बताइए, आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी करते हैं एज ए एंजल इन्वेस्टर, तो इन्वेस्ट करने से पहले आप क्या देखते हैं? उसका प्रोडक्ट, उसका फाउंडर या उसकी टीम, मतलब किस चीज़ पे आप बैट करते हैं? See, every business requires three primary things that I would say. One is the idea. What are we trying to solve as a problem? Second is, who is the person behind this entire story? I would not look at how many degrees he gets from a college. I would not look at which international space is he coming from, because I'm not into very large kind of investments. I mean, it just happened that I've been investing into this, but it's more of a helping some new youngsters to create new markets. And third is when the investor or investment starts coming in. But more important is, does he have a resilience to be in the market? Or he is there, generally the startup, the people who come to and talk to me, they've just woken up on the right side of the bed today, और एक अच्छा आइडिया आया, चप्पल में पाँव पारने से पहले एक आइडिया आ गया जी मेरे को. बट दैट आइडिया को थिंक थ्रू करने के पीछे तो बहुत लंबा प्रोसेस है.
सबसे बड़ी बात है कि क्या मैं कितना कमिटेड हूँ उस आइडिया को लेके चलने के लिए मार्केट में। बिल्कुल है। इट्स नॉट अबाउट बर्निंग मनी किसी का, एंड द आइडिया हैज टू बी प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन, इट कैन बी प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे 10। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जिन स्टार्टअप्स को आप मेंटर कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें ताकि ऑडियंस को भी एग्जैक्टली पता चले कि भाई एक मेंटरिंग का क्या प्रोसेस रहता है, मेंटर्स की क्या थिंकिंग रहती है जो को फाउंडर से जनरली अलग होती है। मेरे माय मेन time and money is invested into design-led startups, ओके। one of which came from a young product designer who came to me one day and said that we as product designers have a very big problem of हमारे आइडिया को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप डिज़ाइन प्रोसेस की बात करें, जो राइट फ्रॉम हाउस डिज़ाइन टू फर्नीचर डिज़ाइन टू गारमेंट डिज़ाइन टू एक्सेसरी डिज़ाइन सबकी तरफ जाता है, उसमें डिज़ाइनर का सबसे बड़ा इशू है कि मैं इसको एग्जीक्यूट कहाँ करूँगा जाकर। पर एग्जीक्यूट करने से पहले उसको भी सेटिस्फाई होना है कि वो ठीक चीज़ बना रहा है, तो उसको हम प्रोटोटाइप की स्टेज कहते हैं डिज़ाइन के प्रोसेस में। सो दिस यंग बॉय केम टू मी एंड सेड कि यू नो कैन वी लुक एट हाउ टू क्रिएट अ possibility for designers to set up to do their own prototypes. At first stage it sounded like a job work scenario, but जब मैंने पूरा स्ट्रक्चर देखा प्रोजेक्ट का, पूरा समझे कि इट इज़ नॉट अ जॉब वर्क ओनली, जो कि हम सब समझ रहे थे उससे। सो आई सेड ओके गुड, लेट मी लुक एट कोलैबोरेटिंग विद यू। सो दिस यूनिट इज कॉल्ड कोलैब थेरेपी। This is where designers would come and use the machines, woodworking, metalworking, to turn their idea into final product. This unit strangely does not give you any job work solution, but gives you an ecosystem to make a prototype. फिर यहाँ पर हमने देखा कि वो जो कंपनी थी, वो जो यंगस्टर्स थे जो उसको चला रहे थे, they wanted to also help with their experience other young designers to not only build a prototype but give a complete end-to-end solution of getting it to the market, even incubation and even exercise of branding, communication, complete thing, which aligned with what my thought at my own incredible design was happening. So it's more important कि मेरे साथ क्या align होता है। तो आप क्या देखते हैं, मतलब उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है आपकी मेंटरिंग से? So it's more of inspiring somebody with an idea. You could have an idea, but when you come to me, it's not only for the money. You're also coming to me with my knowledge of the market, but also you're looking for inspiration कि आप मार्केट में इतने समय से हैं, क्या मैं आपके एक्सपीरियंस से इंस्पायर हो सकता हूँ। तो सर आपका जो वेंचर है उसको आगे कहाँ देखते हैं आप, डाउन द लाइन ऑफ द 5 ईयर 10 ईयर, क्या विजन है उसका और कहाँ तक लेके जाना है? Incredible Design and my exhibition design has been working for last 30 years. It continues with my group of team in the office, which we are continuing with. Usme literally I reached my highest point of, because we are the most internationally awarded company for exhibition design. ये जो awards मिले हमें, ये non-nomination awards थे, ghost juries थी. People would walk in and look at your work and evaluate. And these awards came from something like Cologne Business School, who tops in the world's tourism marketing programs. जब उसमें मुझे फर्स्ट अवार्ड मिल गया तो मेरे लिए so I'd hit my ceiling. अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करेंगे, बिकॉज you can't keep on running at the finishing line on a race. You have to stop and find some other race track to run in. So this entrepreneur story started, collaboration story started. Now every day in collab therapy we get these messages and queries from people who want us to collaborate with. I'll quote you a very interesting example. A very young designer came to us. He had created a very interesting product for rural areas. And possibly in his entire batch he was the only one who could make it with his own hands. So he was the first one who came to collab therapy and we saw him making. We did a little mentorship, told him tweak कर लो, इधर कर लो. उसने execute किया. I think he won an award in Singapore Technical University or something also for that. So as a design professional he was good.
but due to some pressure, he switched from product design to doing UI UX for computers, for apps and stuff like that. Possibly the design industry was not paying enough than a UI UX industry was paying. So we want to really look into creating an ecosystem where I would not say that we would invest into startups, but possibly we could help these young designers to keep on the path of creating new products. That's one of my like a dream project to say. Interestingly, मेरे से पीछे किसी ने हमसे पूछा कि ये कोलैब थेरेपी आप कर क्यों रहे हैं? Okay, because I think we can do it. We can try to give back to the society. डेफिनेटली आप अपने एक्सपीरियंस को आगे पास ऑन कर रहे हैं. Or I'm actually helping you experience new things. तो सर आपकी आगे वाली जनरेशन के लिए क्या मैसेज है, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप उनको अपने एक्सपीरियंस से? Everything has not been very rosy. There was a time when I actually failed also. There were projects where I failed. So I recall, and I've been always a sponge. So my one very important diktat, I would say, for all the youngsters or the audience that is listening to me is, do not think that you know everything. Knowledge can come from any side of the world. Anybody can walk into your life and give you knowledge. Be a sponge and keep absorbing it. I'll tell you a small thought on this. There was a project we were doing I would call it a design exhibition conference event put together. But it was a bigger project, something bigger that we had picked up, which I could chew in that time. So I was too young to do that. And we had failed in delivering to the expectations of the client. And जब आप एक नए स्टार्टअप होते हैं और नए पास आउट होते हैं तो आप एक सफ़ेद घोड़े पे सवार होते हैं कि मैं तो दुनिया जीत लूँगा, मेरे से नीचे कोई काम ही नहीं कर सकता है, ऑल दैट स्टफ. सो आई फेल्ड. तो मैं एक जगह बैठा था एंड लिटरली टीयर्स रोलिंग डाउन माई आईज एंड माई टीम सिटिंग कि बॉस आज तो गए, क्लाइंट ने डांट दिया था, कुछ गलत हो गया था, कुछ डिलीवर नहीं हुआ था, आपने जो प्रॉमिस किया था वो आप कर नहीं पा रहे थे, लाइक अपने इन्वेस्टर को प्रॉमिस किया, आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे आज की पार्लांस में. सो एक बुजुर्ग से इलेक्ट्रिशियन होते थे हमारे साथ में, who just walked in and say क्या हो गया, and this is an uneducated man, elderly man, we used to call him uncle. तो पुराने थे वो. तो हमने कहा ये हो गया, आपके सामने ही है, देखा है आपने क्यों, you have been part of this entire project. He actually said that, I still remember him, it's like he's sitting right here telling me, he said, you actually took up, तुमने उठा लिया वो जो तुम संभाल ही नहीं पा रहे थे. अच्छा, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि हम चल पड़े, हम सफ़ेद घोड़े पे सवार हैं, हम कुछ भी जीत लेंगे. बट यू डोंट हैव अ मेंटोर एट दैट टाइम हु वुड एक्चुअली होल्ड योर हैंड से ये ना थोड़ा ज़्यादा हो गया. बट देन यू फेल एंड यू लर्न. सो इम्पॉर्टेंट इज टू फेल एंड लर्न. वहाँ पर उन्होंने एक लाइन बोली मुझे जो became my vision board statement for years in the office, which was, it's a Persian quote, I would say. I went and searched for it because he couldn't explain to me correctly. It was, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में. वो क्या, वो तिफल क्या गिरे, तिफल इज लाइक अ चाइल्ड जो घुटनों के भर चले. So he said, you were riding on a horse, you fell down, fine. Everybody around you were crawling, they were not falling. So you took upon yourself and you said, I can say this, but you actually sat on a horse. So that was a way of saying, sab theek hai, don't worry. So I would say that, think big, think really big. ऐसा सोचो जो नींद उड़ा दे. तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट संजय जी, जिन्होंने अपनी जर्नी का वास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, हर पहलू को बताया, और उम्मीद है इस एपिसोड से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा. इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे नए एपिसोड में.
तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।